लोगों ने क्या देख लिया था, फल ना। अब फल के बाद आज हमको क्या देखना है, बीज। ठीक, अब बीज के विषय में आज हमको समझना है। फल को आपने क्या देखा था कि अंडाशय में बनने वाली विशेष संरचना जो होती है निषेचन के पश्चात ना, निषेचन के पश्चात अंडाशय में बनने वाली जो विशेष संरचना होती है वही कहलाती है क्या, फल। अब फल को आपने 3 भाग में बांट के देखा था, सत्य फल, असत्य फल और अनिषेक फल। सत्य फल किसे कहते हैं, ऐसा फल जिसका निर्माण कहाँ हो, अंडाशय में हो, उसे हम सत्य फल कहते हैं। और सत्य फल में अंडाशय जो होता है वो किसका कार्य करता है, बाहरी भित्ति का, फल के बाहरी भित्ति का। उसके बाद फिर असत्य फल, ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त कहीं और से हो जाए तो उसे हम क्या कहते थे, असत्य फल। जैसे पुष्पासन से ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो इसीलिए कहीं कहीं लिखा रहता है कि ऐसा फल जिसका निर्माण कहाँ से हो जाए, पुष्पासन से हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, असत्य। लेकिन सही आप जानते हैं कि असत्य फल मतलब कहीं से भी, केवल अंडाशय के अतिरिक्त और किसी अंग में हो जाए किसका निर्माण, फल का, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हाँ, कौन सा फल, असत्य फल। इसके बाद अनिषेक फल। अनिषेक फल उस फल को कहते हैं, ऐसा फल जिसका निषेचन न, बिना निषेचन के जब फल का विकास हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फल। ठीक, अनिषेक फल में जैसे उल्टे लटके हुए जो फूल होते हैं उसमें ज़्यादातर कौन सा देखने को मिलता है, अनिषेक फल। जैसे पार्थिनोकार्पी, यानी हाँ अंग्रेजी में पार्थिनोकार्पी कहते हैं, जैसे केला हो गया, अंगूर हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, अनिषेक फल। ठीक, अब फल को आपने देख लिया था, और फल के ऊपरी भाग को, फल को अगर भित्ति के आधार पे बात करेंगे तो 3 प्रकार का फल आपको देखने को, फल की भित्ति को 3 भाग में बांटेंगे। ऊपर वाले को पेरिकार्प, नीचे वाले को मीजोकार्प और अंदर वाले को इंडोकार्प। पेरिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प, पेरिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। वर्षा यहाँ देखो क्या बात देख रही हो, कल नहीं आई थी ना, फिर भी आज नहीं पढ़ रही हो। पेरिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। पेरिकार्प का मतलब क्या है, पेरिकार्प का मतलब होता है जिसका छिलका, ऊपर वाला छिलका, किसी में छिलका एकदम अलग रहता है। जैसे लीची देखिए, लीची का पेरिकार्प एकदम अलग, आम का जिस तरीके से पूरा चिपका हुआ रहता है उस तरीके से लीची का नहीं रहता। लीची का आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा निकल जाएगा, इसीलिए उसको बेरी कहते हैं। कल बताए थे फल के कई प्रकार हैं ना, सरल फल, उसके बाद कौन सा फल, समूह फल और संग्रथित। सरल फल में भी 2 भाग, सरस और अस्थिल। सरस माने 6 था और अस्थिल में 9 था। ये सब आपको कल बता दिए हैं। अगर आपको नहीं आए थे तो वीडियो को देखिएगा, पीछे वाले वीडियो को। ठीक, तो इसके बाद आप लोगों ने ये देख लिया था कि फल को आपने 3 भाग में बांटा था। अगर इस समूह के फल और कौन फल, सरस फल या सरल फल। सरल फल माने एक फूल में अगर एक फल का निर्माण हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, सरल फल। समूह फल किसे कहेंगे, जब एक फूल से कई फल का निर्माण हो, समूह फल कहेंगे। और संग्रथित फल किसे कहेंगे, जब बाँ, दलपुंज और हाँ ये सब भाग ले लें किसमें, फल के निर्माण में, तो उसे हम क्या कहेंगे, संग्रथित फल। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, संग्रथित। तो फल को आप देखिएगा, बहुत अच्छी डिटेल में पढ़ाए हैं, सत्य कैसे पहचानेंगे सत्य, वहां देखिएगा। आज हम लोगों को पढ़ना है फल के बाद बीज ना। बीज क्या होता है, निषेचन के पश्चात ना, निषेचन के पश्चात, बीजांड के निषेचन के पश्चात, यानी आवृत्तबीजी पौधे में, किस पौधे में, आवृत्तबीजी पौधे में बीजांड के निषेचन के पश्चात, ध्यान से सुनो, लिखना हो तो लिख लेना जो लेट से आए हो। आवृत्तबीजी पौधे में बीजांड के निषेचन के पश्चात बनने वाला विशेष संरचना ही क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। प्रत्येक बीज एक पौधा होता है ना, जिसमें अंकुरण के लिए क्या संचित होता है, भोजन संचित होता है। ठीक, तो बीज किसे कहते हैं, और या इसी को कह देना कि बीज जो होता है इसका मुख्य कार्य होता है पौधे को क्या करना, जन्म देना। बीज का मुख्य कार्य पौधे को क्या करना, जन्म देना। और बीज की जो सुरक्षा है वो कौन करता है, हाँ, फल करता है। कल बताए थे ना, तो यानी देखिए बीज इसको कहेंगे सीड। ठीक, तो आप सीड, इसकी परिभाषा क्या बताएंगे, आवृत्ति बीजी पौधे में, आपको बीजांड बता दिए हैं ना, आवृत्ति बीजी पौधे में
बीजांड के निषेचन के पश्चात बनने वाला विशेष संरचना, बीजांड के निषेचन के पश्चात बनने वाले विशेष संरचना ही क्या कहलाता है? बीज। अब याद करिए, जब आप लोग है लड़के, क्या बात कर रहे हो जी बेवकूफ। अब आप लोगों ने जब बीजांड देखा था तो बीजांड द्वार से होता हुआ 2 नरयुग्मक ना सहायक कोशिकाओं को तोड़ते हुए कहाँ घुस गए थे? अंदर। एक ने अंड कोशिका से क्या कर लिया था? हाँ, संलयन हो गया था, जिसे आप लोगों ने निषेचन कहा था। और एक नरयुग्मक वहां के 2 ध्रुवी कोशिकाओं से या 2 केंद्रकों से मिल करके द्वितीयक केंद्रक यानी तुयन से द्विगुणित केंद्रक से संयोग करके त्रिगुणित बन गया था, और वही किसका रूप धारण किया था? बीज का। तो बीजांड माने किससे? बीज। किससे? बीज का निर्माण किससे होता है? बीजांड से। तो ये भी प्रश्न पूछेगा, तो बीज का निर्माण अगर पूछे तो इसका निर्माण किससे होता है? बीज से। बीज का निर्माण बीजांड से होगा। किससे? बीजांड से। और बीजांड कैसा होगा? त्रिगुणित होगा, 3n होगा, त्रिगुणित। अब त्रिगुणित आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पुराना पीछे ठीक से पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप क्या करिए, वीडियो को देख के समझिए। ठीक, यहाँ आप देखिए बीजांड के निर्माण। बीज का मुख्य कार्य क्या होता है? पौधे को जन्म देना। पौधे को क्या करना? जन्म देना। पौधे को जन्म देना, जन्म देना। अब अगर पूछेगा बीज किसे कहते हैं तो आप कहेंगे आवृत्ति बीजी। किस कैसे पौधे? आवृत्ति बीजी। आवृत्ति बीजी। आवृत्ति बीजी पौधे में न निषेचन के पश्चात बनने वाला बीजांड में बनने वाला विशेष संरचना ही क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। बीज जो होता है ये न एक छोटा सा पौधा ही होता है जो भोजन को संग्रहित करके अंकुरण के लिए क्या होता है? जिम्मेदार। ठीक, ये बीज के विषय में आपने देख लिया। अब बीज को अब सुरक्षा कौन देता है? आपने देख लिया। इसको सुरक्षा, बीज को सुरक्षा कौन देता है? इसको सुरक्षा देने का कार्य करता है फल। क्यों? क्योंकि ये फल की कहाँ होता है? तो बीज को सुरक्षा देने का कार्य करता है फल। कौन? ये कब देगा सुरक्षा? देखिए, आम की गुठली आपने देखा होगा, ये बीज नहीं है। आम के गुठली में ऊपरी परत को हम कहते हैं बीजावरण ना। तो अभी आप संरचना देखिए, तब आपको समझ में आएगा बीज की संरचना। बीज की संरचना, संरचना। अब बीज की संरचना देखिए, ये बीज है मान लीजिए कोई ना, या सीड। तो इस सीड को आप 2 भाग में बांटेंगे। एक को हम कहेंगे क्या? बीजावरण ना, सीड कोट। बीजावरण, बीजावरण। इसी को कहते हैं अंग्रेजी में सीड कोट। सीड कोट। कोट माने पहनने वाला होता है, और कौन पहना है इस कोट को? बीज ने। तो इसको हम क्या कहेंगे? सीड कोट, यानी बीज, बीजावरण। और ये बीजावरण 2 भाग में होगा ना। एक को हम कहेंगे टेस्टा। क्या कहेंगे? टेस्टा। और एक को हम कहेंगे टिग्मा। इसी बीजावरण में टेस्टा और कौन होगा? टिग्मा। टेस्टा और टिग्मा। टेस्टा क्या होता है? ये कलरफुल होता है। कैसा? कलरफुल। कलरफुल। और ये वाला कलरफुल नहीं होता। ठीक, ये कलरफुल होगा, यानी ये कई रंगों का हो सकता है। और ये वाला रंग विहीन होता है ना, इसमें रंग नहीं पाया जाता, रंगहीन होता है। तो ये कैसा होगा? कलरलेस। कैसा होगा? कलरलेस। ज्यादातर ये किस रंग का दिखेगा? व्हाइट कलर का ना। अब देखिए, इसको समझिए ध्यान से। तो बीज की संरचना में पहला भाग क्या कहलाएगा? बीजावरण। क्या कहलाएगा? बीजावरण। अब आप देखिए, किसी भी बीज में, जैसे आपने रहर का दाल देखा होगा, तो रहर के दाल में ऊपर वाला भाग कभी किसी रहर को हरे रंग का देखा होगा, भूरे रंग का। और कभी किसी हरे रहर को आपने किस रंग का देखा होगा? लाल ना। कभी काले रंग का भी रहर देखने को मिलेगा। तो ये कौन है? कलरफुल कौन है? टेस्टा। कलर देखा है कि नहीं आप लोग? अरे रहर कई रंग का आपने देखा होगा, काले कलर का, रेड कलर का, ब्राउन कलर का ना। तो ये रहर का रंग प्रदान करने का, उसके बीजावरण को रंग कौन देता है? टेस्टा। ये बीजावरण को रंग प्रदान करता है तथा अंदर के बीज को
सुरक्षा प्रदान करने का कौन काम करता है? टेस्टा, यानी बीजावरण ही। आप देखिए आम की गुठली में आम के ऊपर जो रहता है ना, वो अगर फेंक के मारेंगे तब भी अगर ऊपर का प्रभाव नहीं पड़ेगा तब भी आम क्या होगा? निकलेगा, यानी अमोला निकल आएगा। अगर वो टूट गया, ऊपर वाला फट गया, तब उसका विकास नहीं होगा। जैसे आप ही किसी चने के ऊपर वाले छिलके को क्या करो? हटा दो। अब उसको लगाओ ना तो जामेगा नहीं, लेकिन अगर छिलके को ना हटाओ तब अगर वो दो तो क्या हो जाएगा? जाम जाएगा ना, यानी अंकुरण हो जाएगा। अभी हम लोग अंकुरण देखेंगे तब समझ में आएगा। तो कलरफुल कौन होगा? टेस्टा। और ये टिग्मा जो होगा, टिग्मा कलरलेस होगा, यानी बहुत पतली झिल्ली होगी इसी बीज में। अब अंदर की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे चना आप देखिए, ये चना मान लीजिए हमने बना दिया, ये इस तरीके से हमने चना बना दिया, ये मान लो ये चना है, मान लो ये यहाँ पे जो ठोड़ निकला हुआ है ये सही है, ये मान लो ठोड़ निकला हुआ है चने का, इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। इसे क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एक छोटा सा छिद्र होता है जहां से कोई भी बीज क्या करता है? अंकुरण। ये माइक्रोपाइल क्या है? छिद्र है। इसी छिद्र से क्या करता है बीज? अंकुरण करता है। इसी छिद्र से बीज क्या करेगा? अंकुरण। अभी हम लोग अंकुरण को समझेंगे तब समझेंगे क्या है। तो ये माइक्रोपाइल है, और ये माइक्रोपाइल से ही चने के अंदर क्या जाता है? पानी। और देखो आप चने को भिगो दीजिए तो चना क्या होता है? फूल जाए। उसमें पानी कहाँ से घुसा है? इसी माइक्रोपाइल से। अब इस चने को अगर आप भिगो देंगे तो इसके ऊपर एक मोटा सा छिलका मिलेगा ना, इसी छिलके को हम कहते हैं क्या? टेस्टा। क्या पूरा छिलका इसका जो मोटा वाला मिलेगा ना, पूरा कहलाएगा बीजावरण। क्या कहलाएगा? ये पूरा कंप्लीट है बीजावरण। देखो हम लिख दे रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट क्या है? बीजावरण। बीजावरण। और इस बीजावरण को कितने भाग में बांटा है आपने? 2। बीजावरण को कितने भाग में? 2। एक को आपने क्या कहा? टेस्टा, और एक को आपने क्या कहा? टिग्मा। अभी हम ऊपर की बात कर रहे हैं। टेस्टा जो है एकदम आपको अच्छे से दिख जाएगा, पूरा अच्छे से। टिग्मा आप देख नहीं पाएंगे, बहुत पतला। मटर को आप छीलेंगे ना, मटर को भिगो के, तो ऊपर एक मोटा वाला परत मिलेगा और उसके अंदर एकदम पतली झिल्ली जैसा मिलेगा। जो पतली झिल्ली जैसा मिलेगा उसी को हम क्या कहते हैं? और जो मोटा सा मिलेगा वो टेस्टा। जाहिर। और टेस्टा क्या करता है? कलर प्रदान करता है। टेस्टा क्या करता है? कलर प्रदान करता है। मटर को आपने देखा है? मटर में कितने दाल होते हैं? 2। तो यानी ये कितना बीज पत्र होगा? 2 बीज पत्री। कितने बीज पत्र वाले होंगे? 2। इसके बाद देखो इसी में आ जाएगा भ्रूणाक्ष ना, देख लो। बीज पत्र के बाद इसी में देखो और क्या दिया है, क्या लिखवाए उसमें देखो, अभी लिखवाए होंगे आपको। ये भ्रूण ना, ये कितने भाग में बटा? दूसरा भाग है इसका क्या? भ्रूण। अंग्रेजी में इसको कहेंगे एम्ब्रियो। क्या? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ये भ्रूण है। अब भ्रूण कहाँ देखने को मिलेगा? आप जब इसको हटाएंगे ना, इस वाले बीजावरण को हटाएंगे तो अंदर वाला जो पीले रंग का संरचना दिखेगा उसी को हम क्या कहेंगे? भ्रूण। उसको क्या कहेंगे? भ्रूण। उसी को हम कहते हैं भ्रूण। ठीक, नहीं देखते हो क्या? भ्रूण। अरे 2 दाल नहीं देखते हो? वही पीले रंग का जो होता है, कहाँ? अब इसमें थोड़ी नहीं दिख पाएगा। अब चना लाए होते तो दिखा देते आपको। तो ये भ्रूण कहलाता है। ये भ्रूण भी कितने भाग में बटेगा? 2 भाग में। भ्रूण कितने भाग में? 2। एक को हम क्या कहेंगे? एक को हम कहेंगे बीज पत्र। बीज पत्र ना, और एक को हम कहेंगे अक्ष या भ्रूणाक्ष। अक्ष या भ्रूणाक्ष। और ये भ्रूणाक्ष 2 भाग में बटेगा ना, प्रांकुर और मूलांकुर और प्रांकुर। मूलांकुर और क्या? प्रांकुर। मूलांकुर को हम लोग पढ़ लिए हैं रेडिकल, और इसको प्ल्यूम्यूल कहते हैं ना, अंग्रेजी में से रेडिकल कहते हैं। रेडिकल। और इसे क्या कहते हैं? प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल ना, इसे एक्सिस कहेंगे। एक्सिस। ठीक, एक्सिस। अब देखिए ध्यान से, अब हम बता रहे हैं पूरा आपको
जो बीज है इसकी संरचना किस तरीके से है, ऊपर पाया जाएगा क्या, बीजावरण। ये बीजावरण दो भाग में बटा होगा, एक को आप कहेंगे क्या, टेस्टा, और एक को कहेंगे आप क्या, टिग्मा। एक को कहेंगे आप टेस्टा और एक को कहेंगे क्या, टिग्मा। ठीक, एक को आप टेस्टा बोल देंगे, एक को टिग्मा। टेस्टा को आपको बता दिए, ये मोटा कवर होता है किसी भी बीज का, ये कलरफुल होता है, ज़्यादातर ये कलरफुल देखने को मिलेगा। जैसे रहर में आप देखिए काले कलर का रहर देखने को मिल जाएगा, या फिर सेम का बीज देखिए तो सेम के बीज भी कई कलर के देखने को मिल जाएंगे। तो इसका मतलब यही कलरफुल जो दिखता है वो कौन है, और ये टिग्मा जो होता है ये अंदर होता है, बहुत पतला परत होता है। ये कहीं किसी किसी बीज में आपको देखने को मिल सकता है और किसी में नहीं। तो अब आपको पता चल गया बीजावरण के विषय में। अब नीचे वाला आ गया भ्रूण। अब भ्रूण जो होता है ये पीले रंग की संरचना होता है, किस रंग के, पीले। आप चने को फोड़ के देखिए तो अंदर वाला भाग कैसा दिखेगा, पीला। या मटर को फोड़ के देखिए तो अंदर वाला भाग कैसा दिखेगा, पीला। तो ये जो है ये भ्रूण कहलाता है, वही क्या है, भ्रूण। और इस भ्रूण को आपने कितने भाग में बांटा, दो। एक को हम कहेंगे बीजपत्र न, और एक को हम कहेंगे क्या, अक्ष या भ्रूणाक्ष। जो बीज पत्र होता है ये बीज पत्र के आधार पे हम बीज को दो भाग में बांटेंगे। बीज पत्र के आधार पे भी बीज को कितने भाग में, दो। एक को हम कहेंगे एक बीज पत्री और एक को हम कहेंगे दो बीज पत्री। एक बीज पत्री किसे कहा जाता है, ऐसे बीज जिसमें केवल और केवल कितने बीज हों, एक, उसे हम कहेंगे एक बीज पत्री। और ऐसे बीज जिसमें दो बीज हों, दो बीज पत्र हों, उसे हम द्विबीजपत्री कहेंगे। गेहूं, हाँ गेहूं कितने बीज पत्री है, एक। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, एक बीज पत्री। अब द्विबीज पत्री देख लो, चना, सेब, मटर, आम, ये सब कितने बीज पत्री हैं। तो बीज पत्र के आधार पे हम कितने भाग में बांटेंगे, दो। तो पहले इतना उतारिए, तब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं किसके आधार पे, बीज पत्र के आधार पे बीज के प्रकार। ठीक, उतार लो। अब आपने देख लिया कि बीज क्या है, आवृत्ति। आपने देख लिया कि आवृत्ति बीजी पौधे में बीजांड के द्वारा बनने वाला, निषेचन के पश्चात बीजांड के द्वारा बनने वाला विशेष संरचना क्या है, बीज है। बीज जो होता है एक छोटा पौधा होता है बिना अंकुरण का। इसमें क्या भोजन संग्रहित होता है, इसी संग्रहण की वजह से भोजन के क्या होता है, ये अंकुरित हो जाता है। इसका निर्माण किसमें होता है, बीज का निर्माण बीजांड से। और अगर फल का निर्माण पूछेगा तो अंडाशय से। फल का निर्माण अंडाशय से, बीज का निर्माण बीजांड से। ये बीज का काम क्या होता है, पौधे को जन्म देना, नए पौधे को जन्म देना। नए पौधे को जन्म कौन देता है, बीज ही न। तो उसके बाद सुरक्षा बीज की कौन करता है, फल। बीज की सुरक्षा फल करता है। और बीज की संरचना देखो ये है, बीज होगा, बीज में बीजावरण होगा। बीजावरण दो भाग में बटेगा, एक रंगीन होगा अंदर, टेस्टा और टिग्मा। जो टेस्टा होता है वो रंगीन होता है और टिग्मा एकदम व्हाइट कलर का पतली झिल्ली। टेस्टा ज्यादा मोटा होता है जबकि टिग्मा एकदम पतला झिल्ली होता है। इसके बाद इसमें बीज में एकदम टिप पॉइंट पे छिद्र पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। इसी छिद्र से होता हुआ पानी या नमी सोख करके वो क्या होता है, अंकुरित होता है। और इसी छिद्र से अंकुरण होता है। ठीक, इसके बाद किसी किसी में ये छिद्र नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कभी चने को आप भिगो दीजिए तो चना कोई फूलता ही नहीं, जितना था उतना। अब अगर आप एक बैग खा रहे हैं, अगर उसको अलग नहीं किए हैं तो दब जाता है, बहुत दर्द होता है न। एक बैग आप तेजी से चबा रहे थे, सबका सब फूला हुआ था, एक बचा था, वो क्या हुआ, खटाक से आ गया दांत के नीचे, तो दिक्कत देता है कि नहीं। तो ये है, उसमें क्या नहीं था, माइक्रोपाइल, जिस वजह से उसमें नमी नहीं घुस पाई। ठीक, इसके बाद इसमें आपने भ्रूण को दो भाग में बांटा, एक बीजपत्र। भ्रूण कितने भाग में बांटेंगे, बीजपत्र और क्या, अक्ष या भ्रूणाक्ष। और ये भ्रूणाक्ष जो होता है ये दो भाग में बंटता है, जिसे हम कहते हैं मूलांकुर और क्या, प्रांकुर। मूलांकुर से तने का विकास होता है, जबकि प्रांकुर से जड़ का न। मूलांकुर से जड़ का और प्रांकुर से तने का, उल्टा बोल दिए थे। प्रांकुर से तने का विकास होगा और मूलांकुर से जड़ का विकास होगा। अब देखिए हम बीज पत्र के आधार पे बीज के प्रकार देख लेते हैं। किसके आधार पे, बीज पत्र या भ्रूण के आधार पे। तो बीज पत्र के आधार पे बीज कितने प्रकार का होगा, दो। बीज पत्र के आधार पर बीज के प्रकार कितने होंगे, दो। कौन कौन, एक बीजपत्री और दो। तो यहाँ लिखिए बीज पत्र के आधार पर।
बीज पत्र के आधार पर, बीज पत्र के आधार पर बीज के प्रकार, बीज के प्रकार, बीज पत्र के आधार पर बीज के प्रकार बताओ। हाँ, बीज पत्र के आधार पे बीज दो प्रकार का होगा। एक को हम कहेंगे एक बीजपत्री, क्या कहेंगे, एक बीजपत्री, और एक को हम कहेंगे द्विबीजपत्री ना। एक बीजपत्री पत्री और द्विबीजपत्री। लड़के शांत रहो जी, तुम लोग क्या बात करते हो। द्विबीजपत्री, अभी पूछेंगे, रुक जाओ। द्विबीजपत्री, तुम बताओ जी, तुम्हारा क्या नाम है, क्या नाम है इसका जी, बताओ। हाँ, द्विबीजपत्री किसे कौन कौन आएगा द्विबीजपत्र में। हाँ, एक बीजपत्री किसे कहते हैं, ऐसा बीज जिसमें केवल और केवल कितने बीज हों, एक ना, जिसमें एक बीज पाया जाए उसे हम एक बीजपत्री कहेंगे। तो हाँ, इसे कहेंगे एक बीजपत्री। जैसे हो गया कौन, चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया ना, मक्का ना, ये सब जो हैं ये कौन से बीजपत्री होंगे, एक बीजपत्री। एक बीजपत्री की एक और खासियत है ना, एक बीजपत्री में जो होगा माने सिराएं होंगी पत्तियों की, ये समांतर होंगी, यानी पत्ती का जो सिरा होगा ये पैरेलल होगा इस तरीके से। और इसको अगर आप निकालना चाहेंगे ना, तो ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा निकल जाएगा। जैसे आप कहीं भी गेहूं को छीलिए, गेहूं की पत्ती को लीजिए और इसको क्या करिए, ऊपर से फाड़ के छीलना चालू करिए, तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, पूरा एकदम पूरा फट जाएगा। लेकिन आप चने को और किसी पत्ती को फाड़ना चाहेंगे तो ऐसी स्थिति में वो थोड़ा थोड़ा करके क्या होगा, फटेगा। नहीं समझ रहे हो। ये मान लो गेहूं है ना, पूरा पत्ती इतना बड़ा है, इतना बड़ा मान लो पत्ती है, अगर इसमें एक गया रहेगा ये क्या, मिड रीफ, और मिड रीफ के यहाँ अगर इसको पकड़ के छीलना चालू करोगे ना, पूरा छिल जाएगा। इस पत्ती को अगर निकालना चाहेंगे तो यहाँ से निकालेंगे तो पूरा निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लो यही आम की पत्ती हो और अगर इसको निकालना चाहो तो इतना ही दूर पे कट टूट जाएगा, इतना दूर पे फिर टूट जाएगा। ठीक, तो ये एक बीजपत्री जो होता है, इसको अगर आप पत्तियों को छीड़ना चाहेंगे तो पूरा का पूरा क्या होगा, फट जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि बीज से ही वृक्ष का निर्माण हो, कभी कभी वृक्ष का निर्माण तने से भी होता है। ईख आप देखते हैं, ईख में कौन लगता है, तना, आलू तना, ईख हो गया, आलू हो गया, इन सब में कौन काम करता है, बीज नहीं बल्कि क्या, तना। तो ये जरूरी नहीं है कि बीज ही न किसी भी वृक्ष को निर्माण करे, बीज के अतिरिक्त भी तना भी बीज को पेड़ को बनाता है। आपने देखा होगा ईख, गन्ना है तो गन्ने में बीज है नहीं, कौन, तना, आलू तना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें तना ही काम करता है, किसका, वृक्ष का। ठीक, तो हाँ, ओल भी है जिसे सूरन कहते हो, ओल ना, हम लोग अपने यहाँ कहते हैं इसको सूरन, और इसी को कहा जाता है ओल। ठीक, ये आपके जो बायोलॉजी की भाषा में है, बायोलॉजी की भाषा में सूरन को हम ओल कहते हैं। ठीक, जो माने अगर थोड़ा बहुत कच्चा खा लो तो काटता है गले को, ठीक, तो ओल कहते हैं उसको। तो इस तरीके से ये हुआ एक बीजपत्री, जिसमें बीज पत्र कितने हों, एक हों। और द्विबीजपत्री ऐसे बीज जिसमें कितने पत्र हों, दो पत्र हों। जैसे चना, चना के बाद मटर, मटर के बाद सेम, सेम के बाद मूंगफली ना, ये सब ऐसे हैं जो कितने कहलाएंगे, द्विबीजपत्री। और ये तो हो गया बीजपत्र के आधार पे। अभी आप बीज को देखेंगे, बीज कितने प्रकार का होता है, ये बीजपत्र के आधार पे था। लेकिन अगर बीज को हम भ्रूण के आधार पे देखें तो ये दो प्रकार का होता है, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी। तो बीज भी अभी दो भाग में और बंटता है। तो बीज के प्रकार, बीज के प्रकार कौन कौन, बीज के प्रकार, एक को हम कहेंगे अभ्रूणपोषी और एक को कहेंगे भ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी, भ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी किसे कहेंगे, ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष न हो, जिसमें भ्रूणपोष अ माने नहीं हो, अ माने नहीं और भ्रूणपोष माने भ्रूणपोष, जिसमें भ्रूणपोष न हो उसे हम अभ्रूणपोषी कहेंगे। और भ्रूणपोषी,
हाँ, भ्रूणपोषी यानी जिसमें भ्रूण हो उसे हम क्या कहेंगे? भ्रूणपोषी। ठीक, तो अब आपको अगर कोई पूछे तो बीज कितने प्रकार का, तो आप क्या बताएंगे? 2। कौन कौन? अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी। अभ्रूण का मतलब जिसमें न हो, क्या न हो? भ्रूण न हो, उसे हम क्या कहेंगे? अभ्रूणपोषी। और जिसमें भ्रूण हो उसे हम क्या कहेंगे? भ्रूणपोषी। ठीक, नीचे नहीं दिखेगा, उतारो तब हम फिर और लिख देंगे इसमें ना मिटा। इसमें जो अभ्रूणपोषी, अब आपको अगर कोई पूछे बीज कितने प्रकार का, तो आप बताएंगे 2 प्रकार का। एक को कहेंगे अभ्रूणपोषी, एक को कहेंगे भ्रूणपोषी। अगर बीजांड द्वार पूर्णतः उपयोग में ले लिया जाता है, कौन? बीजांड द्वार को अगर पूर्ण रूप से उपयोग में ले लिया जाए, यानी बीजांड द्वार को पूर्णतः उपयोग में ले लिया जाए, पूर्णतः उपयोग में ले लिया जाए, उपयोग में ले लिया जाए, तो उसे क्या कहेंगे? अभ्रूणपोषी, है ना। अगर भ्रूण माने बीजांड द्वार पूर्णतः उपयोग में ले लिया जाए, बीजांड द्वार आपको समझ में आना चाहिए कि जहां से नर युग्मक ट्यूब के सहायता से गए थे और उसी बीजांड द्वार से होते हुए सहायक कोशिका को तोड़ करके कहाँ घुस गए थे? अंदर ना, भ्रूण में, और वहां पर जाके निषेचन किए थे। तो यानी अगर बीजांड द्वार को पूर्णतः उपयोग में ले लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो बनने वाला होगा उसे हम क्या कहेंगे? अभ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी माने न, अ माने नहीं, अ माने क्या होता है? नहीं, अ का मतलब होता है नहीं, यहाँ अ का मतलब है नहीं, और क्या नहीं? भ्रूणपोष नहीं। तो जिसमें भ्रूणपोष न हो उसे हम क्या कहेंगे? अभ्रूणपोषी। और जिसमें भ्रूणपोष हो उसे हम क्या कहते हैं? ये भ्रूणपोषी जो होता है, ये भ्रूणपोष, इसमें है भ्रूणपोष, यानी भ्रूणपोषी में भ्रूणपोष है, तो इसका मतलब ये भ्रूणपोष क्या किया होगा? भोजन को संग्रहित किया होगा। किसको? भोजन को संग्रहित किया होगा, संग्रहित ना। और भोजन को संग्रहित करके ये क्या हो गया होगा? पतला। ये कैसा होगा? पतला। इस पतला होगा, और ये वाला क्या होगा? मोटा। यानी अगर मोटा और पतला की बात करेंगे तो इसको मोटा के आधार पे बांटेंगे, तो यही है 2 बीजपत्री। 2 बीजपत्री आप देखो ज्यादा मोटे होंगे ना, जैसे चना है, मटर है, तो इसका मतलब इसको अगर हम अभ्रूणपोषी को कहना चाहें तो ये कह सकते हैं क्या? ये क्या है? द्विबीजपत्री है। क्या है? द्विबीजपत्री है ना। और ये जो होता है इसकी कोशिका याद करिए, 2 कोशिकाएं उधर थी माने मादा युग्मक में ना। बीजांड द्वार, बीजांड काय का जो संरचना था उसमें 2 कोशिका थी, और एक नर युग्मक जाके संलयित हुआ था ना। एक नर युग्मक अंड कोशिका से, और एक नर युग्मक जाके वहाँ पे जो केंद्रक था 2 ठू, उससे जाके संलयित किया था। तो वही कितना बनाया था कोशिका? 3। तो ये वाला जो भ्रूणपोषी वाला होगा, इसका कोशिका कैसा होगा? त्रिगुणित होगा। तो इसकी कोशिका 3n होगी। इसकी कोशिका जो होगी ये कैसी होगी? 3n, यानी त्रिगुणित होगी। 3n का मतलब क्या? त्रिगुणित। और यही हो जाएगा एक बीजपत्री। कौन सा? एक बीजपत्री। एक बीजपत्री, ठीक, एक बीजपत्री। ठीक, तो इस तरीके से आपने देख लिया बीज का प्रकार, और बीज को बीजपत्र के आधार पे कितने भाग में बांटेंगे। एक बीजपत्री आपने देख लिया, इसमें कौन कौन आएगा सब आप लिख लेना, यहाँ ऊपर लिख दिए हैं। और ये वाला अभ्रूणपोषी, ये बीज कंप्लीट हुआ। अगर आपको बीज में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अब हम लोगों को अगला टॉपिक पढ़ना है अंकुरण। क्या पूछना है? बोलो बोलो। क्या? अभ्रूणपोषी, ये वाला क्या बताओ, तब तो बताएं। बीजांड द्वार पूर्णतः उपयोग में ले लिया गया, यानी बीजांड द्वार अगर पूरा उपयोग में ले लिया गया, इसका मतलब इसका भ्रूण क्या हो गया? अविकसित हो गया। पूरा का पूरा उपयोग में ले लिया गया, इसका मतलब इसमें भ्रूणपोष होगा ही नहीं। अगर भ्रूणपोष नहीं होगा तो बीजांड द्वार पूरा फूल जाएगा और क्या हो जाएगा? मोटा। इसमें देखिए भोजन इकट्ठा किसमें हो गया? इसके बीज पत्रों में हो गया। अगर भोजन बीज पत्र में ही इकट्ठा हो जाएगा तो बीज पत्र कैसा हो जाएगा? मोटा। तो इसीलिए इसमें देखो बीज जो होंगे ये क्या होंगे? मोटे। देखो चना का देख लो बीज क्या होगा? मोटा। मटर का मोटा। तो इसमें अभ्रूण, यानी ये भ्रूणपोष जो है, भ्रूणपोष अनुपस्थित है। ये भ्रूणपोष किसको भोजन दे दिया है? बीज पत्रों को, जिस वजह से बीज पत्र क्या हो गए हैं? मोटे।
नो। अब यहाँ देखो, अब अगर यहाँ भ्रूणपोष है तो इसका मतलब भ्रूणपोष जो है ये क्या संग्रहित किया होगा, भोजन। इसका मतलब ये अपने आप पास भोजन संग्रहित करके रखा है, इसी वजह से ये बीज क्या होंगे इसकी तुलना में पतले होंगे। ठीक, चलो अब हम लोग देखते हैं क्या अंकुरण, इतना उतार लो। देखिए अब हम लोगों को देखना है अंकुरण। क्या अंकुरण, आपने देख लिया बीज कितने प्रकार का, दो, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी उसे कहेंगे जिसमें भ्रूणपोष क्या हो, अनुपस्थित हो ना। ये भ्रूणपोष अनुपस्थित होगा, वही भ्रूणपोष किसको अपना भोजन दे देता है, बीजपत्र, जिस वजह से बीजपत्र क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। ठीक, और इधर भ्रूणपोषी जो था इसमें भ्रूणपोष उपस्थित होता है, इसी भ्रूणपोष में क्या रहता है, भोजन संग्रहित रहता है। ये बीज पतले होते हैं, इनकी कोशिका त्रिगुणित होती है। ठीक, इसमें एक बीजपत्री आते हैं। अब हम लोगों को देखना है अंकुरण न, अंकुरण, जर्मिनेशन। अंकुरण, अंकुरण को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन यानी बीज के प्रसुप्तावस्था से सक्रिय अवस्था में आने का ही गुण क्या कहलाता है, अंकुरण। बीज का निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आ जाना, यानी बीज का निष्क्रिय से किस में आ जाना, सक्रिय में आ जाना। यानी निष्क्रिय से किसमें, निष्क्रिय अवस्था से किस अवस्था में, सक्रिय अवस्था में आना ही क्या कहलाता है, अंकुरण। किसी बीज का निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था, किसी भी बीज का निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आ जाना क्या कहलाता है, अंकुरण कहलाता है। तो आप निष्क्रिय माने जैसे अब आप चने को रख दिए हैं तो चना अभी निष्क्रिय है, जब वो नमी उमी पाएगा तो क्या होगा, सक्रिय, उसमें क्या होना चालू हो जाएगा, अंकुरण। तो देखिए अब यानी अंकुरण के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, जैसे ध्यान से सुनो, सबसे पहला चीज चाहिए नमी या पानी। क्या चाहिए, पानी। जैसे आप धान को लाते हैं बेहन, तो उसको क्या करते हैं, भिगो देते हैं, तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए, नमी। नमी के साथ साथ हवा चाहिए। अंकुरण के लिए क्या चाहिए, हवा यानी ऑक्सीजन चाहिए। नमी, ऑक्सीजन, नमी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। टेम्परेचर यानी ताप चाहिए। क्या चाहिए, ताप। इसीलिए कभी कभी आप बोरे में उसको क्या करते हैं, भिगो लेंगे धान को और उसको छान लेंगे और छान करके उसमें किसमें भिगो देंगे, बोरे में लपेट कर रख देंगे। क्यों, उसका टेम्परेचर क्या रहे, मेंटेन रहे ना। तो इसको और क्या चाहिए, चौथा ताप चाहिए। क्या चाहिए, तापमान चाहिए। ठीक, नमी चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, तापमान चाहिए। अब बताओ, एक बार प्रश्न पूछा था, क्या बीज के शांति सुनो, बीज के अंकुरण के लिए ना हवा, पानी, तापमान। अब बताओ प्रकाश चाहिए क्या, बीज के अंकुरण के लिए प्रकाश नहीं चाहिए। आप प्रकाश में रखते हैं जब भिगोते हैं तो धान को, यानी इसको प्रकाश नहीं चाहिए। अंकुरण के लिए प्रकाश चाहिए नहीं, अब जब बनेगा वो पौधा तब चाहिए। अभी अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता, अंकुरण के लिए प्रकाश नहीं चाहिए। अंकुरण के लिए मिट्टी चाहिए, मिट्टी भी नहीं चाहिए अंकुरण के लिए। अब आप धान बहुत भिगोते हैं तो मिट्टी में डाल के भिगोते हैं नहीं, तो इसका मतलब मिट्टी भी नहीं चाहिए। इसके साथ साथ खाद चाहिए, खाद नहीं, खाद भी नहीं चाहिए, खाद भी नहीं। तो अंकुरण, ये देखो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कंफ्यूज हो सकते थे ना। प्रकाश चाहिए अंकुरण के लिए नहीं चाहिए, मिट्टी नहीं चाहिए, खाद नहीं, नमी चाहिए, नमी, आर्द्रता, ये सब चाहिए। हवा, पानी, तापमान, आर्द्रता या नमी। तीसरा, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा, आर्द्रता या नमी। आर्द्रता भी चाहिए और क्या, नमी भी चाहिए। नमी माने पानी ही है, यानी क्या चाहिए, नमी। तो बीज के अंकुरण के लिए कितनी चीजें आवश्यक हैं, 4। क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए, पानी के साथ साथ हवा चाहिए, हवा के साथ साथ तापमान चाहिए, तापमान के साथ साथ आर्द्रता चाहिए। तो इतनी चीजें अगर मिल गई ना, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी माने जैसे उमस जो है वही कहलाता है क्या, आर्द्रता ना। कितनी आर्द्रता पे कौन चीज निकलेगा, तो यह है आर्द्रता, वही तापमान ही समझ लो आर्द्रता को। ठीक, तो ये है। तो क्या क्या चाहिए आपने देख लिया, पानी चाहिए, हवा चाहिए, तापमान चाहिए, आर्द्रता चाहिए। सूर्य का प्रकाश
नहीं चाहिए मिट्टी, नहीं चाहिए खाद, नहीं, अंकुरण के लिए जरूरी नहीं है। अब उसके बाद जो होगा उसको देखा जाएगा, अंकुरण के लिए इतनी चीजें आवश्यक नहीं है। अब देखो इसको हम देखेंगे भी, इसका अंकुरण, अंकुरण कितने प्रकार का होगा ना, अंकुरण के प्रकार उतार लिए। अब देखो उतार लियो तो हम मिटा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे अंकुरण के क्या प्रकार, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, अंकुरण के प्रकार, अंकुरण के प्रकार। देखो अंकुरण के प्रकार, अंकुरण के प्रकार, अंकुरण के प्रकार। अब अंकुरण के प्रकार दो भाग में, ध्यान से सुनना। एक हो जाएगा भूमियोपरिक अंकुरण, भूमियोपरिक, भूमियोपरिक अंकुरण, और दूसरा अधोभूमिक अंकुरण, अधोभूमिक अंकुरण, अधोभूमिक अंकुरण, भूमियोपरिक अंकुरण और अधोभूमिक अंकुरण। अब ध्यान से सुनना, भूमियोपरिक अंकुरण क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा, भूमियोपरिक वहाँ है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि नीम है, खीरा है, इन सब में बीजपत्र जो हैं, कौन, बीजपत्र। आप देखिएगा बीजपत्र जो आप देख रहे थे, दो बीजपत्री, आप नीम को देखना, जब नीम निकलना चालू होगा ना तो अपने बीजपत्र को साथ साथ लेके ऊपर निकल आता है। देखा है, टोपी की तरफ पूरा बीजपत्र को ही बाहर ले आएगा। खीरा को देखा है, खीरा जब अंकुरित होगा ना तो उसके साथ जो बीजपत्र उसके दोनों हैं कहाँ निकल आएंगे, बाहर, पूरा का पूरा बाहर निकाल देगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, भूमियोपरिक। आपने देखा है नीम, देखो नीम जैसे बीजपत्र को क्या कहाँ कर देगा, बाहर। अगर बीजपत्र को बाहर लेके आए उसे हम कहेंगे भूमियोपरिक। नीम जैसे हो गया, नीम के साथ साथ खीरा, ककड़ी, ये सब ऐसे हैं जो बीजपत्र को क्या करते हैं, बाहर लेके चले आते हैं। आपने देखा नहीं है, अरे नीम आप देखना अभी तो होने वाला होगा अंकुरण ना, जब नीम अंकुरित होगा तो इसके जो दो दाले हैं ऐसे जैसे निकलेगा ना, मान लो ये है, इस तरीके का बीजपत्र है, ये बीजपत्र ही उसके साथ आ जाएगा बाहर ऊपर ना, दोनों तरफ बीजपत्र ही ऐसे मुंडी पे निकल आएगा ना। जो अमोला है, जैसे आम है, आम का बीजपत्र अंदर ही रहता है जमीन के अंदर, लेकिन जब आप नीम को देखेंगे तो नीम का जो बीजपत्र होगा वो जब अंकुरण होगा ना तो उसके ऊपर शाखाओं पे ही आके निकल आएगा। अब यहाँ होता नीम तो आपको दिखाते है भी, मिल गया यहाँ देखो, ये बीजपत्र देखो आ गया है ऊपर, देख रहे हो, दोनों के दोनों बीजपत्र कहाँ आ गए हैं, ऊपर, देख रहे हो ना। ये बीजपत्र जो दाल कहते थे, एक चना में कई दाल, दोनों दाल कहाँ निकल आए हैं, ऊपर। तो देखो आम में दोनों दाल ऊपर नहीं आएंगे, और यहाँ देखो इसमें दोनों दाल कहाँ आ गए हैं, ऊपर। ये देखो निकल आया है कि नहीं, यही कह रहे हैं भूमियोपरिक। अब समझ में आया, यानी जो बीज का जो दोनों दाल था वो कहाँ चला आएगा, साथ में ऊपर। देखो यहाँ है दोनों दाल, ये दाल एक इधर है एक इधर है, दोनों दाल कहाँ आ गया, ऊपर। तो इसी अंकुरण को हम कहेंगे भूमियोपरिक अंकुरण, ठीक, भूमियोपरिक। अगर आपके अंदर सच्चाई है तो देखो हर जगह कुछ न कुछ मिल जाएगा। ये देखो वहाँ मिल गया है कि नहीं, तो ये देखो मिल गया। इसका मतलब अब आप समझ गए कि यानी अगर बीजपत्र साथ में ऊपर आ गया उसी को हम क्या कहेंगे, भूमियोपरिक अंकुरण। और अगर बीजपत्र साथ में नहीं आया तो उसे हम कहेंगे अधोभूमिक अंकुरण। ये आपने देख लिया, इसके दोनों बीजपत्र कहाँ चले आए हैं, ऊपर निकल के आ गए हैं। नीम देखना, खीरा देखना, ये जब अंकुरण होगा तो अपने साथ बीजपत्र को कहाँ निकाल देगा, बाहर। अधोभूमिक किसे कहेंगे, जिसमें बीजपत्र कहाँ हो, अंदर हो। बीजपत्र तो अंदर रहे, बीजपत्र अंदर हो, बीजपत्र अंदर हो, तो उसे हम कहेंगे अधोभूमिक। जैसे नीम, आम हो गया, आम ना, अमरूद, गेहूं, ये सब किस में आ जाएंगे, गेहूं, अमरूद ना। तो ये सब किस में, चावल या धान लिख लेना, ये सब कौन कहलाएंगे, अधोभूमिक। अब बीजपत्र को आप बना लो, देखो इस तरीके से नीचे होगा, देखो आप बना होगा, इस तरीके से बना है। यहाँ देखो ये कहलाएंगे क्या, बीजपत्र। ये क्या कहलाएंगे, बीजपत्र। इन्हीं दोनों को हम कहते हैं क्या, बीजपत्र। हाँ, बीजपत्र, ठीक। ऊपर जो निकल रहा है इस तरीके से मान लो, ये क्या कहलाता है, प्रांकुर, प्रांकुर, लिम्यूल,
क्या कहलाएगा? प्लीम्यूल, PLUMULI, प्लीम्यूल। ठीक, ये नीचे वाला जो निकल रहा है ये इसे कहते हैं मूलांकुर। क्या? मूलांकुर यानी रेडिकल, मूलांकुर यानी रेडिकल। ठीक, ये है। अब कोई दिक्कत नहीं, इसको उतार लो इस फिगर को अब।